कल हमने समर्थ पदविधि सूत्र के पदों पर विचार किया। एक था समर्थ, दूसरा था पदविधि। उसका विस्तार से कल आपने विवेचन सुना। अब समास सामर्थ्यवान पदों में होगा। समास एक पदविधि है ना, और समास रूपी जो पदविधि है वो किन पदों में होगी? जो सामर्थ्यवान पद हैं उन्हीं में होगी, हैं? अब सामर्थ्यवान पदों में होगी तो सामर्थ्य के बारे में कल बताया गया था। जिन पदों जो पद सापेक्ष हों, सामर्थ्यवान पदों से तात्पर्य क्या है? जो पद सापेक्ष, ऐसे दो पद या दो से अधिक पद जो सापेक्ष हैं, मतलब एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं, उन्हीं पदों में क्या होगी? सामर्थ्यवान। वो सामर्थ्यवान कहलाएंगे ना। सापेक्ष पद, एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले जो पद हैं वही सामर्थ्यवान कहलाएंगे, वही समर्थ हैं। उन्हीं में पदविधि होगी, मतलब उन्हीं में समास इत्यादि होगा, है ना। जो निरपेक्ष हैं, जिनको एक दूसरे की अपेक्षा नहीं है, उनमें समास नहीं होगा। ये सरल अर्थ बताया गया था। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर जो समर्थ पद है, यहाँ पर जो क्या है? समर्थ पद है, उसका अर्थ कुछ विशेष है। महाभाष्यकार ने इस पर विचार किया तो समर्थ पद का दो प्रकार से व्याख्यान किया। कितने प्रकार से व्याख्यान किया? दो प्रकार से व्याख्यान किया। एक तो महाभाष्यकार ने कहा संबद्धार्थः समर्थः। क्या कहा? संबद्धार्थः समर्थः। संबद्ध जो अर्थ, कैसे अर्थ? संबद्ध जो अर्थ मतलब एक दूसरे से संबंध रखने वाले जो अर्थ, वो समर्थ कहलाते हैं। और दूसरा अर्थ किया संश्लिष्टार्थः समर्थः। क्या अर्थ किया? संश्लिष्टार्थः समर्थ। ये दूसरा अर्थ किया समर्थ पद का। अब संबद्धार्थ समर्थ, ये जो अर्थ महाभाष्यकार ने समर्थ पद का किया, इससे व्यपेक्षावाद का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? व्यपेक्षावाद का जन्म होता है। व्यपेक्षावाद क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और संश्लिष्टार्थ समर्थ, ये जो अर्थ महाभाष्यकार ने किया समर्थ पद का, इससे एकार्थी भाववाद का जन्म होता है। किसका होता है? एकार्थीवाद का जन्म। एकार्थी भाववाद, है ना। अब ये व्यपेक्षावाद क्या है और एकार्थी भाववाद क्या है? तो व्यपेक्षा जो शब्द है उसका अर्थ जब करें तो विशिष्टा अपेक्षा व्यपेक्षा। पदों को जो विशिष्ट प्रकार की अपेक्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? व्यपेक्षा बोलते हैं। उसका लक्षण टीकाकारों ने किया, स्वार्थ पर्यवसायिनाम पदानाम आकांक्षादिवशात यह परस्परान्वयः सा व्यपेक्षा, है ना। दो पद हैं, उनका अपना अपना एक निश्चित अर्थ है। अब दो पद जो कि अपना एक निश्चित अर्थ रखते हैं, जब उन दोनों पदों को आकांक्षावश एक दूसरे की अपेक्षा होती है, तो ऐसी स्थिति जहां होती है उसको कहते हैं व्यपेक्षा। विशिष्टा अपेक्षा विवेक्षा, एक दूसरे को विशिष्ट अपेक्षा हो जाना, एक दूसरे की अपेक्षा हो जाना, है ना। जैसे हमने कहा राज्ञः पुरुषः, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है इसलिए कह रहा हूं, राज्ञः पुरुषः। अब इधर एक राज्ञः पद है, दूसरा पुरुषः पद है। तो राज्ञः, इसको सुनने पर राज्ञः पद को अपेक्षा होती है पुरुष पद की, राजा का। तो राजा का क्या ये जिज्ञासा होगी, तो कहा पुरुषः। पुरुषः आकर के उस जिज्ञासा को, उस आकांक्षा को पूर्ण करेगा। ऐसे इधर पुरुषः पद है तो पुरुषः कहा, तो पुरुषः कस्य पुरुषः, किसका पुरुष इत्यादि आकांक्षा होगी। तो फिर राज्ञः पद ने उस आकांक्षा की पूर्ति की, तो राज्ञः आया, तो पुरुषः से जो आकांक्षा हुई थी उसका उपशमन हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि राज्ञः को किसकी अपेक्षा है? पुरुषः की अपेक्षा है। पुरुषः को किसकी अपेक्षा है? राज्ञः की अपेक्षा है। तो जहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया जाएगा
वहां पर आपको प्रायः यह स्थिति देखने को मिलेगी कि दो पद जो कि साकांक्ष हैं उनमें एक दूसरे की अपेक्षा होने के कारण से विपेक्षा रूपी सामर्थ्य रहता है। ठीक है। और एकार्थी भाववाद क्या है? तो एकार्थी भाववाद का लक्षण किया गया प्रक्रिया दशायाम प्रत्येकम अर्थवत्वेन पृथक गृहीतानां पदानां समुदाय शक्त्या विशिष्टैकार्थ प्रतिपादकता रूपम सामर्थ्यम एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम। आप इन दोनों ही लक्षणों को बाल मनोरमा टीका से अधिगत कर लेंगे, कंठ कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है ना। विपेक्षा का क्या लक्षण है और एकार्थी भाव का क्या लक्षण है, ये दोनों ही लक्षण आपके बाल मनोरमा टीका में दिए हुए हैं। इसमें कुछ बात आपको समझनी है जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्या समझनी है? तो अब आप देखिए कि दो स्थिति आपके सामने आई, एक तो राज्ञः पुरुषः वाली स्थिति आई और एक समास होने के बाद राज पुरुषः वाली स्थिति आई। दो स्थितियां आपके सामने आती हैं, एक तो राज्ञः पुरुषः ये स्थिति आपके सामने आती है और एक राज पुरुषः ये स्थिति आपके सामने आती है। ठीक है ना। अब राज्ञः पुरुषः यहाँ पर दोनों पदों में सामर्थ्य है कि नहीं है? कौन सा सामर्थ्य है? व्यपेक्षा रूपी सामर्थ्य है। बताया ना आपको, विशिष्टा अपेक्षा विपेक्षा। राज्ञों को पुरुषः की अपेक्षा है, पुरुषः को राज्ञ की अपेक्षा है। तो विपेक्षा रूपी सामर्थ्य दोनों में विद्यमान है, इसीलिए दोनों का समास भी हुआ। अगर विपेक्षा रूपी सामर्थ्य नहीं होता तो समास भी फिर नहीं होता। जैसे रामा कृष्णा गच्छति आगच्छति मैंने बोला था, तो रामा को कृष्णा की कोई अपेक्षा नहीं है, कृष्णा को रामा की कोई अपेक्षा नहीं है, तो इसलिए उनमें समास भी नहीं हुआ, है ना। लेकिन राज्ञः पुरुषः में राज्ञः को पुरुषः की अपेक्षा है, पुरुषः को राज्ञः की अपेक्षा है, इसलिए विपेक्षा रूपी सामर्थ्य बैठा है, इसलिए वहां पर क्या हो गया? समास भी हुआ। ठीक है। अब देखिए समास होने के बाद जो सामासिक प्रक्रिया है जिसका कि आगे विवेचन विस्तार के साथ आएगा, है ना, उस प्रक्रिया को होने के बाद राज्ञः पुरुषः किस रूप में परिणत हो गया? राज पुरुषः के रूप में। राज्ञः पुरुषः कैसा बन गया? राजपुरुषः बन गया। राजपुरुषः बन गया। अब देखिए राजपुरुषः का एक विशेष अर्थ है, राजपुरुषः का एक विशेष अर्थ है और राज्ञः पुरुषः का एक भिन्न अर्थ है। राज्ञः पुरुषः का मतलब क्या हुआ? राजा का पुरुष, इतना हुआ। और राजपुरुषः का मतलब क्या हो गया? राज संबंधवान पुरुषः, ऐसा सामान्य अर्थ कह सकते हैं, या राज संबंध्य भिन्न पुरुषः, है ना। तो आप सामान्य रूप से राजपुरुषः का अर्थ समझिए बहुत सामान्य रूप से कि राज संबंधवान पुरुष, ऐसा पुरुष जिसका राजा के साथ संबंध हो, है ना। तो यहाँ पर एक विशेष विशेषण भाव युक्त अर्थ आ रहा है ना। तो राज्ञः पुरुषः का अर्थ तो केवल राजा का पुरुष इतना ही था, लेकिन राजपुरुषः का अर्थ मतलब क्या हुआ? राज संबंध्य भिन्न पुरुषः, राजा का संबंधी, जो राजा के संबंधी से अभिन्न पुरुष, मतलब जो पुरुष है वो राजा का संबंधी ही है, इत्यादि एक विशेष प्रकार का अर्थ आ रहा है ना, आ रहा है, जो कि राज्ञः पुरुषः से नहीं आ रहा है, केवल राजपुरुषः इससे ही आ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि भैया ये जो राजपुरुषः का राज संबंध्य भिन्न पुरुषः रूपी अर्थ आ रहा है, यह किससे आ रहा है? यह अर्थ किसका है ना। तो अब यहाँ पर नैयायिकों का और शाब्दिकों का मतभेद है। नैयायिकों का ये कहना है कि भैया जो पद हैं उन्हीं का अर्थ है, जो पद हैं उन्हीं का अर्थ है, और किसका अर्थ होगा? राजपुरुष में दो पद है, राजन और पुरुष, उन्हीं का अर्थ राज संबंध भिन्न पुरुष है ना। लेकिन शाब्दिकों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो अर्थ है राज संबंध भिन्न पुरुष रूपी जो अर्थ है, ये अर्थ राज्ञः और पुरुषः का नहीं है। किसका है? राज पुरुष इस समुदाय का है। किसका है? राज पुरुष इस समुदाय का है, समुदाय का है। इसलिए एकार्थी भाव के लक्षण में क्या किया? समुदाय शक्त्या विशिष्टैकार्थ प्रतिपादकता रूपम सामर्थ्यम एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम। समुदाय शक्ति है ना, इसी को विशिष्ट शक्ति भी बोलते हैं, इसी को समास शक्ति भी बोलते हैं। इसी को आगे चल करके आप ग्रंथ पढ़ेंगे भूषण सार, उसमें कहा गया समासे खलु भिन्नैव शक्ति ही पंकज शब्दवत, कि समास में
एक भिन्न ही शक्ति रहती है। समास में एक भिन्न शक्ति रहती है। इसको क्या बोलते हैं? समास शक्ति या फिर समुदाय शक्ति। क्या बोलते हैं? समास शक्ति या समुदाय शक्ति। तो अभी आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि शाब्दिक लोग समास में एक भिन्न शक्ति को स्वीकार करते हैं जिसका नाम एकार्थी भाव है। जिसका नाम क्या है? एकार्थी भाव। हाँ, न एक अनेक है, अनेका अनेकश्चासौ अर्थ अनेकार्थ, अनेकार्थ एकार्थ भवति, एकार्थी भाव। जहाँ पर अनेक अर्थ आकर के एक अर्थ मिल जाएं, बन जाएं, उसको क्या बोलते हैं? एकार्थी। एकार्थी भाव बोलते हैं, है ना। तो शाब्दिकों के मत में देखिए, नैयायिकों के मत में दोनों जगह विपेक्षावाद, विपेक्षा रूप सामर्थ्य है। राज्ञा पुरुषा में भी विपेक्षा रूपी सामर्थ्य है और राज पुरुषा में भी विपेक्षा रूपी सामर्थ्य है। लेकिन शाब्दिकों के मत में राज्ञा पुरुषा में तो विपेक्षा रूपी सामर्थ्य है, लेकिन राज पुरुषा में एकार्थी भाव रूपी सामर्थ्य है ना। ऐसा आखिर क्यों शाब्दिक लोग स्वीकार करते हैं, ये प्रश्न होगा। है, राज्ञा पुरुषा में तो आपने विपेक्षा रूपी सामर्थ्य स्वीकार किया और राज पुरुषा में आपने विपेक्षा रूपी सामर्थ्य को स्वीकार नहीं किया, वहां पर आपने एकार्थी भाव रूपी सामर्थ्य स्वीकार किया या विशिष्ट में समुदाय शक्ति को स्वीकार किया। उसी को एकार्थी भाव कहें, विशिष्ट में शक्ति कहें, समुदाय शक्ति कहें, समास शक्ति कहें, सब उसी के पर्याय हैं। तो ऐसा आखिर आपने क्यों किया, ये एक प्रश्न होता है, ठीक है ना। इस प्रश्न का उत्तर अब हम जानेंगे। प्रश्न ये था कि नैयायिक लोग वाक्य में विपेक्षा शक्ति मानते हैं, शाब्दिक भी मानते हैं, लेकिन शाब्दिक लोग जो वैयाकरण हैं, व्याकरण शास्त्र के विद्वान हैं, वो लोग समास में विपेक्षा रूपी सामर्थ्य नहीं मानते। समास में वो कौन सा सामर्थ्य मानते हैं? एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य मानते हैं। प्रश्न था आखिर ऐसा क्यों करते हैं, जबकि अनुभव से तो ये ज़्यादा उचित प्रतीत होता है कि जो पद आपके सामने हैं उन पदों का जो अर्थ है वो ही अर्थ समस्त पद के द्वारा भी बोधित हो, या समस्त पद भी उन्हीं अर्थों को बता रहा, उन्हीं पदों के अर्थ को बता रहा है जिन दो पदों में समास हुआ है। ज़्यादा उचित तो यही प्रतीत हो रहा है ना। तो कह रहे हैं कि ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों को सुनकर के, उन शब्दों के अवयवों से, उन शब्दों के अवयवों से जो अर्थ आता है ना, वो अर्थ समुदाय से नहीं आता है। जैसे एक शब्द मैं बोलता हूँ रथंतर, क्या शब्द है? रथंतर। रथंतर ये शब्द है। अब रथंतर शब्द का श्रवण करने के बाद कोई भी व्यक्ति अर्थ क्या लगा सकता है? आपने रथंतर शब्द को सुना, किस शब्द को सुना? रथंतर शब्द को सुना। इस शब्द को सुनने के बाद आप इसके अर्थ का क्या, किस रूप में अनुमान कर सकते हैं कि रथंतर शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? रथ मतलब रथ आप समझते ही हैं, तर में तरने वाला है या तरणक क्रिया। तो रथंतर का मतलब क्या हो सकता है? रथ के माध्यम से तर जाए, इस प्रकार का ये तो कुछ अर्थ आप निकाल सकते हैं ना उसके अवयवों को देख करके। लेकिन रथांतर शब्द का जो अर्थ है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या अर्थ है? तो सामवेद का एक विशेष भाग। रथांतर का मतलब क्या है? सामवेद का एक विशेष भाग। तो रथांतर शब्द का ऐसा अर्थ कैसे हुआ? अवयव शक्ति से हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यह समुदाय शक्ति से हुआ। अर्थांतर शब्द सामवेद के विशेष भाग को बता रहा है, तो यह समुदाय शक्ति का कमाल है ना। ऐसे एक शब्द है सप्तपर्ण। क्या शब्द है? सप्तपर्ण। अब सप्तपर्ण का अर्थ क्या हो सकता है? 7 पत्ते। 7 पत्ते या 7 पत्ते वाला पेड़ इत्यादि तो कुछ अर्थ कर सकते हैं ना। लेकिन सप्तपर्ण का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का खाद्यान्न, मिष्टान्न। तो ये अर्थ क्या अवयव शक्ति से आ सकता है? नहीं आ सकता। किससे आ रहा है?
समुदाय शक्ति से आ रहा है ना। तो अनुभव इस बात को बता रहा है कि अगर हम समुदाय समास में भी वही व्यपेक्षा रूपी सामर्थ्य मान लेते हैं और अवयव से ही अर्थ का निर्धारण करते हैं, तो आपका इन स्थलों पर क्या होगा, विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अर्थ बन सकता है। शुश्रूषा शब्द है, क्या शब्द है? शुश्रूषा। शुश्रूषा का मतलब क्या हुआ? श्रोतुम इच्छा, शुश्रूषा सुनने की इच्छा, ये शुश्रूषा का मतलब होता है। लेकिन शुश्रूषा का मतलब है क्या? सेवा। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की शुश्रूषा से विद्या की प्राप्ति होती है, मतलब गुरु की सेवा से विद्या की प्राप्ति होती है। शुश्रूषा का मतलब वहां पर क्या है? सेवा। गुरु शुश्रूषया अर्थात गुरु सेवया विद्या, गुरु की सेवा से विद्या की प्राप्ति होती है। तो शुश्रूषा शब्द किसका वाचक हो गया? सेवा अर्थ का वाचक हो गया। तो सेवा अर्थ कैसे आ गया? तो ये किससे आ रहा है? समुदाय शक्ति से आ रहा है। इसलिए क्या बोला? समासे खलु भिन्नैव शक्ति ही, समास में एक भिन्न ही शक्ति है, उसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट शक्ति, समास शक्ति, एकार्थी भाव। इसीलिए चूंकि अनुभव कुछ और बता रहा है, शब्द का अर्थ, शब्द का श्रवण करने के बाद जो अवयवात हो सकता है उससे विलक्षण ही कोई दूसरा अर्थ उस शब्द से हमको प्रतीत हमारे सामने आता है। इसीलिए शाब्दिक इस अनुभव को इस अनुभव का आदर करते हुए क्या करते हैं? समास में एक भिन्न ही शक्ति मानते हैं, जिसका नाम क्या है? समुदाय शक्ति, एकार्थी भाव, जिसका नाम क्या है? समुदाय शक्ति या एकार्थी भाव, है ना। इसलिए महाभाष्यकार ने भी कहा कि व्यपेक्षा शक्ति में भी, व्यपेक्षा सामर्थ्य में भी जो एकार्थी भाव के द्वारा विशेष किया गया है वह कहना चाहिए। महाभाष्यकार ने भी एकार्थी भाववाद का समर्थन किया। व्यपेक्षा में भी जो एकार्थी भाव के द्वारा विशेष किया जा रहा है, विशेष अर्थ लाया जा रहा है, उसको कहना चाहिए। इस प्रकार से महाभाष्यकार ने व्यपेक्षा में भी एकार्थी भाववाद कहना चाहिए, इस प्रकार से कहकर के एकार्थी भाव का क्या किया है? समर्थन किया है। इसी से क्या होता है? इन सब बातों को आधार बनाते हुए शाब्दिक लोग समास में एक भिन्न ही शक्ति मानते हैं, जिसको कि एकार्थी भाव कहते हैं, है ना। तो यहाँ थोड़ा अपना अपना मत है। शाब्दिकों ने अपने तर्क दिए हैं एकार्थी भाव के लिए और नैयायिकों ने अपने तर्क दिए हैं विवेक्षा के लिए। इन सभी बातों का आप ऊपर के ग्रंथों में चल करके अध्ययन करेंगे, वहाँ सब बातें आपको स्पष्ट रूप से जानने में आएंगी, है ना। अभी इतना समझिए कि जो वाक्य होते हैं, राज्ञा पुरुषः हैं, देवदत्तस्य मित्रम इत्यादि जो वाक्य हैं, इनमें कौन सा सामर्थ्य होता है? व्यपेक्षा रूपी सामर्थ्य होता है। और जो समस्त पद होते हैं उनमें कौन सा सामर्थ्य होता है? एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य होता है। समासावस्था से पहले तो व्यपेक्षा रूपी सामर्थ्य ही रहेगा, समासावस्था से पहले राज्ञा पुरुष, यहाँ तो व्यपेक्षा रूपी सामर्थ्य ही है ना। लेकिन जब इन्हीं का समास हो जाएगा, राजपुरुष बन जाएगा, तब इनमें विपेक्षा रूपी सामर्थ्य नहीं होगा। फिर इनमें कौन सामर्थ्य होगा? एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य होगा। और उसी एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य का मतलब का एक चमत्कार है कि उस समस्त पद से एक विलक्षण अर्थ की प्रतीति होती है। ये शाब्दिकों का मानना है और ये बहुत उचित भी है। ये मत क्या है? बहुत उचित भी है। नहीं तो जो उदाहरण आपको बताए थे मैंने अभी, मैं तो आप अगर विपेक्षा मानेंगे तो आपका काम ही नहीं चल सकता। चल सकता है क्या? रथांतर शब्द सामवेद का कैसे वाचक हो जाएगा? ये सारी बातें उनके मत में थोड़ी इनमें असंगति सी लगती है। खैर, अपना अपना दोनों का मत है, आप दोनों के मत को जान लीजिए, है ना। तो अब इस प्रकार से आपका समर्थ पदविधि ही इस सूत्र का हमने स्थूल रूप से विवेचन किया, जिसको आपने समझा। तो समर्थ पद का दो प्रकार से व्याख्यान हुआ, संबद्धार्थ समर्थ, इस पक्ष से आपका विपेक्षावाद निकल गया, और संश्लिष्टार्थ समर्थ इस व्युत्पत्ति से एकार्थी भाववाद का जन्म हुआ। दोनों में विपेक्षावादी नैयायिक इत्यादि और सब एकार्थी भाववादी शाब्दिक इत्यादि में जो अपना मतांतर है उसका विवेचन किया गया। तो आप ये मूल रूप से समझिए कि समास किस में होगा? समास एक पदविधि है, और समास रूपी जो पदविधि होगी वो किस में होगी? समर्थ में होगी। समर्थ में होगी मतलब सामर्थ्यवान पदों में होगी। कैसे पदों में होगी? सापेक्ष पदों में होगी।
किन पदों में होगी? सापेक्ष पद में। सापेक्ष पदों में होगी, निरपेक्ष पदों में नहीं होगी। जिन दो पदों को एक दूसरे की अपेक्षा, उन्हीं पदों में समास आदि पद विधियां होंगी। जिन पदों को एक दूसरे की अपेक्षा नहीं है, जो पद परस्पर निरपेक्ष हैं, उनमें समास आदि पद विधियां नहीं होती हैं। ये इसका आप मूल सार के रूप में अर्थ समझिए समर्था पद विधि सूत्र का है। ये परिभाषा सूत्र है। कौन सा सूत्र है? परिभाषा। हाँ, 6 प्रकार के सूत्रों में ये परिभाषा सूत्र है। समर्था पद विधि सूत्र कौन सा सूत्र है? परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र, ये भी याद रखिए। और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। पूरे के पूरे समास प्रकरण में इसका एक छत्र साम्राज्य चलेगा आपका, पूरा आगे से, यहाँ से लेकर के आगे तक इसका पूरा अधिकार चलेगा। और ये पूरा बताएगा जितना भी समास आपका होना है ये समर्थाश्रित पदों में ही होगा। इसका अन्य आगे जितने भी समाज विधायक सूत्र आएंगे, उन सभी समाज विधायक सूत्रों में समर्था पद विधि का अधिक आपका पूरा वर्चस्व रहेगा, है ना। परिभाषा सूत्र है, अपने अपने स्वपद समर्था पद का उपस्थापन कर करके उन सूत्रों का ये क्या करेगा? निष्कृष्ट अर्थबोध कराएगा। ठीक है। अब इसके अधिकार, इसके बाद अगला सूत्र क्या है आपका? इसकी वृत्ति पढ़ दीजिए। क्या वृत्ति लिखी है? समर्थ पद विधि वृत्ति पढ़िए तो पूरी। संबंधी यो विधि स समर्थाश्रितो बोध्यः। हाँ, आगे प्राक्कडारात् समासः। प्राक्कडारात् समासः। अब इसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है समर्था पद विधि सूत्र को अच्छी तरह से हृदयंगम करिए। इसके अनंतर बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है आपका प्राक्कडारात् समासः। इसमें समास विषयक समास शब्द की व्युत्पत्ति, समास शब्द को कैसे सिद्ध करना है और इसमें प्राक ग्रहण क्यों किया गया है इत्यादि चर्चाएं अगले पाठ में हम समझेंगे।